हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर आज हम जो फैमिली डिस्कस करने वाले हैं वो है फैमिली U4 BSc। इससे पहले मैं 6 फैमिली कंप्लीट कर चुका हूं, जिनमें से रेननकुलेसी, फैमिली एपीएसी, फैमिली पोएसी, फैमिली रोजेसी, फैमिली रूबिएसी, फैमिली एमेरेंथेसी, ये 6 फैमिली मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आज हम कंप्लीट करेंगे फैमिली U4 BSc। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स या कोई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 7 फैमिली U4 BSc। इसे हम स्पर्श फैमिली के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फैमिली U4 BSc का सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, और या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये पूरा आपको लिखना पड़ता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है फैमिली U4 BSc का, या फिर इसका इन्फ्लोरेसेंस पूछा जाता है। मोस्टली साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, जो कि एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फैमिली U4 BSc के किसी भी पॉइंट को आप स्किप नहीं करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। बस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि स्पर्श फैमिली से क्यों कहते हैं। दोस्तों, इनके अंदर जितने भी हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज आते हैं ये सब एक लेटेक्स शो करते हैं। समझ रहे हो? अगर आप इनके स्टेम को कट कर दो कहीं से भी या लीफ को कट कर दो तो इनमें एक मिल्क के जैसा, दूध के जैसा लेटेक्स निकलता है। इसी कैरेक्टर की वजह से इन्हें हम स्पर्श फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर हचिंसन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। और दोस्तों, दोनों ही बेस्ट क्लासिफिकेशन है। जो भी आप इजिली याद कर सकें, लर्न कर सकें, उसी को आप एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया, यानी सिंपली फैमिली U4 BSc के अंदर जितने भी जेनेरा स्पीसीज हैं वो सब के सब फ्लावरिंग प्लांट है, सीडेड प्लांट है, इसलिए इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। दूसरा पॉइंट है क्लास डाइकोटिलिडेंस के अंदर रखा गया है, यानी कि इनके जो एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडेंस की संख्या है वो 2 हैं, 2 कोटिलिडेंस हैं। अगर सिंगल होता तो उसे हम मोनोकोटिलिडेंस के अंदर रखते, लेकिन यहाँ पर 2 कोटिलिडेंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसे हम डाइकोटिलिडेंस यानी एक डाइकोट प्लांट है। और डाइकोट प्लांट को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का कैसे आप एनालिसिस करेंगे कि ये डाइकोट प्लांट है और ये मोनोकोट प्लांट है। तो सिंपली एक तो एकदम सिंपल फीचर्स ये है कि आप उसके फ्लावर्स को देखिए। अगर फ्लावर्स पेंटामेरस है तो आप कहेंगे वो डाइकोट प्लांट है। या फिर आप उसके लीव्स को देखिए, लीव्स के अंदर जो वेन्स होती हैं उनके अरेंजमेंट को हम वेनेशन बोलते हैं। अगर वो वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन है यानी नेट लाइक जाल के जैसा आपको दिखाई दे रहा है लीफ के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो है डाइकोट प्लांट है। मोनोकोट प्लांट के अंदर सिंपली क्या देखने को मिलता है? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट को आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है, पहचानने का यही तरीका है। उसके बाद है सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। मोनो का सिंपली मतलब होता है 1। पढ़ा होगा आपने, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर भी, अगर आप उसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है? 1, सिंगल। क्लेमाइडस का मतलब, क्लेमाइडी का मतलब सिंपली पेरियंथ, यानी कि जिसमें सिंगल पेरियंथ पाया जाता हो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने, फ्लावर्स यूजुअली 1 वॉल ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ का सिर्फ 1 वॉल पाया जाता हो जिसमें उसमें जो है मोनोक्लेमाइडी के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें इन फैमिलीज़ के अंदर, इन जेनेरास के अंदर या स्पीसीज के अंदर जो वॉल पाया जाता है पेरियंथ का वो सिंगल पाया जाता है, 1। ठीक है, उसके बाद आता है सीरीज यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स के अंदर रखने का रीज़न क्या है? तो यूनिसेक्सुअल्स का अगर मैं सिंपल मतलब समझाऊँ तो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर पर होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग फ्लावर पर होगा, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसको वो जो है यूनिसेक्सुअल्स के अंदर इसलिए रखा गया है। ठीक है, मोस्टली यूनिसेक्सुअल इसमें होते हैं प्लांट्स, करेक्ट। तो आइए देखते हैं उसके बाद से यह था सिस्टमेटिक पोजीशन। हमें ये भी समझ में आया कि हमने अगर डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा तो क्यों रखा, अगर हमें ये भी समझ में आया डाइकोटिलिडेंस के अंदर रखा तो क्यों रखा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।
उसके बाद नंबर सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि ये जो प्लांट्स हैं इनका वितरण कहाँ कहाँ पर है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी जेनेरा हैं, कितने स्पीसीज हैं। तो दिस इज़ द लार्ज फैमिली, एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, कंप्राइजेज अबाउट 270 जेनेरा। ये दोस्तों जो जेनेरा है ये आपको किसी किसी बुक्स में 263, 264, 270 ये से इतना दिखाई दे सकता है। तो इसलिए लगभग में आप कहेंगे क्योंकि डिस्कवरी चलती रहती है, नए नए जेनेरा, नए नए स्पीसीज की खोज होती रहती है। तो सिंपली 270 जेनेरा एंड 7300 स्पीसीज इसके अंदर आती हैं, विच आर वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाइडली, ठीक है, कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। सम अबंडेंट इन वार्मर क्लाइमेट्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू द टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बट अब्सेंस फ्रॉम द आर्कटिक कंट्रीज। दोस्तों ये जो है अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, वार्मर क्लाइमेट्स में, वहाँ की जो जलवायु होती है वार्मर होती है। और एक्सटेंड कहाँ पर करते हैं, एक्सटेंडेड इनटू द टेम्परेट रीजन में भी एक्सटेंड करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं, और टेम्परेट रीजन में भी। और टेम्परेट एक्सटेंड कहाँ पर कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन में, नॉर्दर्न टू साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप पृथ्वी के हेमिस्फीयर देखें तो जनरली 4 हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया जा सकता है, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो इनका जो एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ पर, ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, बट अब्सेंस इन आर्कटिक कंट्रीज। दोस्तों ये जो आर्कटिक कंट्रीज है जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कोल्ड वातावरण होता है, ऐसी जगह पर उन कंट्रीज़ के अंदर लगभग 8 कंट्रीज़ आती हैं। आपको नाम याद होगा, कनाडा, जैसे कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये सब किसके अंदर आती हैं, ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये आर्कटिक कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये 8 कंट्रीज़ हैं। तो इनके अंदर आप देखें तो अब्सेंस होते हैं, जो जेनेरा स्पीसीज होते हैं वो अब्सेंस होते हैं, यहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते। अब अगर देखते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नंबर 3rd पॉइंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं, हैबिट, लीफ, स्टेम एंड रूट। इनके अंदर जो प्लांट है उनका हैबिटेट कैसा है, हैबिट कैसा है, लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है और रूट कैसा है। तो सिंपली सबसे पहले मैं हैबिटेट की बात करूँ, ये हैबिट है। हैबिटेट की बात करूँ तो मीजोफाइट्स, मोस्टली आपको मीजोफाइट्स दिखाई देंगे। कुछ जीरोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, तो मोस्टली मीजोफाइट एंड रेयरली जीरोफाइट, जैसे कि यूफोर्बिया की कुछ स्पीसीज आपको जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करती हुई दिखाई देगी। तो हैबिट की बात करें अब हम, ये जो अभी मैंने आपको बताया मीजोफाइट और जीरोफाइट, ये हैबिटेट था, ये हैबिट है। हैबिट में मोस्टली हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स यानी कि इनके जो स्टेम होंगे वो ग्रीन और सॉफ्ट होते हैं। श्रब्स भी आपको दिखाई देंगे, ट्रीज भी आपको दिखाई देंगे, आर कॉमन इन ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, ट्रॉपिक। सो मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर ऑल्सो कॉमन इन ट्रॉपिक्स। सम आर कैक्टस लाइक अपीयरेंस, आपको दिखाई देंगे सब कुछ जो है ये कैक्टस लाइक अपीयरेंस में, ठीक है। कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस के प्लांट जस्ट उसी तरह से अपीयरेंस में दिखाई पड़ते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि रिसिनस कम्युनिस, जेट्रोफा, गोसिपियोफाइलिया, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह भी देख सकते हैं। ये सब जो है श्रब्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, श्रब्स है। एक है फाइलेथस इंबिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, इससे परिचित भी हैं, आंवला, विटामिन सी, आंवला, स्कर्वी डिजीज जिसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इसी से मिलता है, ठीक है। इसी को हम आंवला बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है फाइलेथस इंबिका, ठीक है। और ये ट्री, ये जो है सिंपली ट्री के फॉर्म में पाया जाता है। हमने देखा अभी तक हर्ब, श्रब्स, और ये ट्री का एग्जाम्पल है। एक है फाइलेंथस न्यूराई, ये हर्ब्स होता है, देख सकते हैं सारे डायग्राम्स आपको ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कोने में। उसके बाद ये है टेर्जिया इनोल्यूरेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ट्रेजिया इनोल्यूक्रेटा। ये जो है क्लिम्बर है, साइंटिफिक नेम है। एक बार अगर आप इसको रिपीट करते रहें तो बहुत तेज़ी से आप इसकी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसी तरह से पढ़ रहेंगे जैसे मैं पढ़ रहा था। यूफोर्बिया रोइलियाना, ये है यूफोर्बिया रोइलियाना जो कि ग्रो करता है जीरोफिटिक कंडीशन में। एक है यूफोर्बिया पालुस्ट्रिस, ये जो है मार्स स्पर्ज प्लांट होता है। मार्स स्पर्ज यानी दलदलीय इलाके में पाया जाता है। स्पर्ज प्लांट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों कहते हैं इसको।
तो ये जो ऐसे इस तरह के हैबिट में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया श्रब्स के फॉर्म में, ट्रीज के फॉर्म में, हर्ब्स के फॉर्म में, क्लिम्बर, जीरोफिटिक कंडीशन, मर्स की कंडीशन में ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ जूस ऑफ्टन मिल्की। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इनके कोई भी पार्ट अगर कट करेंगे तो वहीं से एक मिल्क के जैसा लेटेक्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मिल्क के जैसा। तो ये है हैबिट। उसके बाद हम बात करते हैं लीफ के बारे में। तो इनकी लीफ जो होती है, सिंपली पत्तियाँ सिंपल होती है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है हमें कंपाउंड लीफ है जो 2 रोज में अरेंज रहती हैं, जबकि वो सिंपल लीफ होती हैं, ठीक है। अगर आप इनकी लीफ की फाइलोटैक्सी देखें तो अल्टरनेट आपको दिखाई देंगे, एक के बाद इस तरह से, एक इधर एक इधर एक इधर, अल्टरनेटली अरेंज रहती हैं। समटाइम्स अपोजिट, जैसे कि आप देखेंगे यूफोर्बिया हिल्टा में, तो उसमें आपको दिखाई देगा अपोजिट लीव्स, ठीक है। स्टिपुलेट होती हैं, यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। और कई बार ऐसा नहीं है कि अगर कोई कहेगा, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टिपुलेट लीफ जो होती है स्टिपुलेट होती है, यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट है, लेकिन कई जगह कुछ बुक्स में अगर लिखा जाए कि एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल अब्सेंट है, तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो मोस्टली मेंबर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी वेरिएशन, इस फैमिली में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं बातें, यहाँ पर लीफ के बारे में, हैबिट के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, वो कॉमनली सभी के सभी मेंबर, ज़्यादातर मेंबर वही शो करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। हर मेंबर शो कर रहा है, ये बात गलत है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, नहीं भी होता है, और मोस्टली में प्रेजेंट होता है, और चेंज हो जाता है स्पाइंस में, कांटे में चेंज हो जाता है। यूफोर्बिया में आपने देखा होगा कांटे पाए जाते हैं। कई बार स्टिप्यूल कांटे में चेंज हो जाता है, कई बार लीफ जो होती हैं वो भी कांटे में चेंज होता है, स्पाइंस में चेंज हो जाती है। मोस्टली ऐसा जीरोफिटिक में ही होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, अगर ज़्यादा वो पानी का, वाटर का लॉस होगा तो प्लांट डेथ हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैं ट्रांसपिरेशन के टॉपिक में बता चुका हूँ। उसके बाद आता है पोमेटली लोब्ड लीव्स में, जो आपको कुछ में आपको पोमेटली लोब दिखाई देगी, जैसे कि रीसिनस के अंदर, जेट्रोफा के अंदर, और कुछ में डीपली लोब्ड होगी, जैसे कि आप देखेंगे मोनीहॉट में। मोनीहॉट के अंदर जो आपको लीफ के अंदर जो लोब्ड होंगे वो डीपली लोब्ड होते हैं, करेक्ट। लीफ के बाद आता है स्टेम का फीचर्स, यानी इनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो मोस्टली हर्बेसियस, यानी सिंपली सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, उसे हम हर्बेसियस स्टेम बोलते हैं। समटाइम्स वुडी, कई में आपको लकड़ी जैसा वुडी भी दिखाई देता है। इरेक्ट, ऊपर की तरफ उठा हुआ। ब्रांच्ड, यानी कि ब्रांचिंग भी आपको दिखाई देंगी। सिलिंड्रिकल भी होता है, एंगुलर भी होता है, सॉलिड, मजबूत, ठोस। फिस्टुलर, यानी अंदर से खोखला, होलो। और कई बार आपको स्मूथ दिखाई देगा, स्पाइनी दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पाइंस भी पाए जाते हैं। और समटाइम्स फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड में क्या होता है, जो स्टेम होता है वो एकदम फ्लैशी होता है, और साथ में उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस को भी शो करता है। तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस को शो कर सकता है, करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो फाइलोक्लेड टाइप का स्टेम होता है इसमें। रूट की बात करें तो सिंपली टैप रूट सिस्टम आपको दिखाई देगा। तो ये हमने अभी तक क्या देखा, सिस्टेमेटिक पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, ये सब देखने वाले हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर। तो अब हम देखेंगे यूफोर्बिएसी फैमिली का फ्लोरल कैरेक्टर, जिसमें हम बेसिकली देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, और फ्लोरल के पार्ट्स के बारे में। तो बेसिकली आइए देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। वैसे तो मैं ये टॉपिक्स जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फ्लावर के बारे में, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्ट और प्लेजेंटेशन, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। इसको आप हमारे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इनका बेसिक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि यूफोर्बिएसी फैमिली के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस तरह का होता है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन ए प्लांट, प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। और इसमें इन्फ्लोरेसेंस आपको वेरिएशन काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी वेरिएबल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। यूजुअली कॉम्प्लेक्स, रेसिमोस टाइप का भी होता है, साइमोस टाइप का भी होता है, और स्पेशल टाइप का भी होता है। और इनको मैं बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इसमें साइथियम, साइथियम 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो 3 टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, जिसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। और हमने इन्फ्लोरेसेंस के जो रेसिमोस टाइप, साइमोस टाइप, स्पाइक टाइप, ठीक है, स्पाइक भी शो करता है ये, ठीक है, स्पाइक टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस ये शो करता है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी शो करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन्फ्लोरेसेंस वेरिएबल काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। यूजुअली कॉम्प्लेक्स रेसिमोस टाइप का भी होता है, साइमोस टाइप का होता है, और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जैसे कि इसका एग्जांपल है साइथियम। और साइथियम किस में दिखाई देगा आपको? यूफोर्बिया के अंदर। इन दिस केस इन दिस देयर इज ए कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर। इसमें जो ब्रैक्ट होते हैं आपस में फ्यूज होकर के एक कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर बना लेते हैं एंड इनक्लोज ए सिंगल फीमेल फ्लावर, और वो जो है सिंगल फीमेल फ्लावर से इनक्लोज रहता है। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें काफ़ी वेरिएशन होगा, स्पाइक टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। फ्लावर की बात करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने फ्लावर, कई सारे फ्लावर की बात करी, यानी एक तरीके से आप समझ लिए इन्फ्लोरेसेंस को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने लगभग जितने भी फ्लावर हैं जो कि अरेंज है उनका अरेंजमेंट हमने देखा और कई सारे फ्लावर के रेस्पेक्ट में बात की। अब हम एक सिंगल फ्लावर को देखते हैं। मैंने आपको कहा सिंगल फ्लावर की कैरेक्टर क्या है, स्मॉल होता है। मोस्टली आपको इनमें जो इस फैमिली के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं उसमें मोस्टली जो फ्लावर आपको दिखाई देंगे वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। ठीक है, मोस्टली, ऐसा नहीं है कि बड़े फ्लावर पाए नहीं जाते, लेकिन मोस्टली आपको स्मॉल दिखाई देंगे। और मैंने आपको कहा कि जो कैरेक्टर ज़्यादातर ग्रुप या जेनेरा या स्पीसीज शो करेंगे वही हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो मोस्टली स्मॉल फ्लावर, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, रेगुलर होते हैं एंड ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। मेल फ्लावर में एंड्रोशियम होता है, ठीक है, क्योंकि एंड्रोशियम क्या है, मेल यूनिट है, स्टेमिन। उसके बाद हम गाइनोशियम की बात करें तो वो फीमेल फ्लावर में होगा। तो मेल और फीमेल फ्लावर डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मोनोशियस और डायोसियस कंडीशन दोनों पाई जाती है बट मोस्टली यूनिसेक्सुअल। और हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द कैलिक्स एंड कोरोला बोथ में बी प्रेजेंट, कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट भी होते हैं और ऐसा देखा जाता है जेट्रोफा के अंदर। जेट्रोफा के अंदर आप देखेंगे कैलिक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट है। बट अब अगर आप देखेंगे एक और एग्जांपल है, और दिस में बी वन वॉल ऑफ पेरियंथ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं पेरियंथ। तो दोस्तों आपको पेरियंथ का वन वॉल दिखाई देगा, इसीलिए तो हमने इसे मोनोक्लेमाइडी में रखा था। आपको याद हो तो हमने इसे मोनोक्लेमाइडी के अंदर रखा, क्यों? क्योंकि हमें पेरियंथ का एक वॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दीज में बी वन वॉल ऑफ पेरियंथ, और ऐसा एग्जाम्पल है। और द पेरियंथ में भी एंटायरली एब्सेंट, और कई बार ऐसा होता है कि जो पेरियंथ है वो एंटायरली पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, और ऐसा देखा जाता है यूफोर्बिया के केस में। करेक्ट, तो ये हमने फ्लावर देखा। अब हम देखते हैं मेल और फीमेल फ्लावर के बारे में। ठीक है, हमने कहा कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो मेल फ्लावर क्या कैरेक्टर को शो करता है? फर्स्ट नेकिड होता है, वो नग्न। ठीक है, और नेकिड आप कैसे कहोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हमें पता है कि किसी भी फ्लावर की क्या स्ट्रक्चर है, एक होता है एसेंशियल वॉल, एक होता है इसेंशियल वॉल। एसेंशियल वॉल के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कैरिलिक्स, कोरोला, या अगर पेरियंथ है तो पेरियंथ। और इसेंशियल वॉल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे स्टेमेंस, ठीक है, या फिर गाइनोशियम। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम मेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करें स्टेमेंस की, तो नेकिड होता है, पेरियंथ एब्सेंट होता है इसलिए नेकिड है, और यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्टेमन। इसमें एक सिंगल स्टेमन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर मेल फ्लावर प्रेजेंट है लेकिन एक सिंगल स्टेमन आपको दिखाई दे रहा है। करेक्ट, इन केस ऑफ रिसिनस स्टेमेंस आर मेनी। रिसिनस के केस में, जैसा कि आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, रिसिनस के केस में आपको कई सारे स्टेमेंस दिखाई पड़ेंगे। करेक्ट, तो ये है मेल फ्लावर का कैरेक्टर। उसके बाद आते हैं फीमेल फ्लावर के कैरेक्टर के बारे में। तो नेकिड होता है फीमेल फ्लावर भी, इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, और विद स्केली पेरियंथ। जैसे कि रिसिनस में आप देखेंगे पेरियंथ होता है स्केली। करेक्ट, द गाइनोशियम इज ट्राई कार्पेलरी। 3 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम में, इसलिए इसको कहा जाता है ट्राई कार्पेलरी। और ये जो कार्पेल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज हैं, तो इसको कहा जाता है सिन कार्पस। ठीक है, सिन कार्पस मतलब कार्पेल्स आपस में फ्यूज हैं, संयुक्त हैं। ओवरी 2-4 कॉल्ड सुपीरियर। देखिए दोस्तों, ओवरी जो होती है इसमें 2 या 4 होती है, और ओवरी सुपीरियर है, इसीलिए तो फीमेल फ्लावर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसमें जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है। क्यों कहा था? क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। और इसके बाद हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ओव्यूल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, कि ओव्यूल कहाँ पर बेसिकली होता है? लोक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल जो अरेंज रहते हैं उसी के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाई देगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बेसल प्लेसेंटेशन भी, बट मोस्टली ज़्यादातर आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाई देगा। ओव्यूल 1 और 2 इन ईच लोक्यूल। लगभग हर लोक्यूल के अंदर 1 या 2 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। करेक्ट,
तो अभी तक हमने देखा फीमेल फ्लावर के बारे में, अब हम देखते हैं फ्रूट। तो हमने पूरा समझ लीजिए फ्लावर को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट आपको साइजोकार्पिक दिखाई देगा, कैप्सूल फ्रूट होगा, ठीक है। फ्रूट के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो समझ जाएंगे साइजोकार्पिक का मतलब, कैप्सूल का मतलब। शीड इसमें एंडोस्पर्मिक होता है। अब हम बात करें फ्लोरल फॉर्मूले की, कि इसमें फ्लोरल फॉर्मूला किस तरह से शो करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2-3 कंडीशन है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार होता है कई सारी बुक्स के अंदर डायरेक्टली सभी के रेस्पेक्ट में जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसको शो कर दिया जाता है, और कई सारी कुछ बुक्स में अंदर, बीएससी की कुछ बुक्स के अंदर आपको डायरेक्टली, जैसे रिसिनस है या फिर आपको यूफोर्बिया है या फिर क्रोटोन है, इनके अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला है। तो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिसिनस को, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस को, तो आप ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरल डायग्राम, आप इसको शो करेंगे, ठीक है। और ये आपको वहाँ पर लिखना है क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला है एक्टिनोमॉर्फिक है, मैंने आपको बताया दोनों के दोनों, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्री के बेस पर। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि रेडियल सिमेट्री। अगर आप एक फ्लावर को बीचों बीच कट करने की कोशिश करें या फिर कहीं से भी कट करने की कोशिश करें किसी भी प्लेन से, अगर वो 2 भागों में कट जाए तो उसको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक अगर सिमेट्री शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां से आप उसको 2 भागों में काट सकते हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाए। तो दोनों फ्लावर कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। मेल का साइन है ये कैलिक्स 5 to 4, क्योंकि ये हम बात करें स्पेशली रिसिनस के अंदर, और कोरोला इसमें एब्सेंट होता है। एंड्रोसियम आपको 5 दिखाई देंगे, 5 एंड्रोसियम अरेंज है, इसलिए आप यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम में देख सकते हैं। फीमेल फ्लावर की बात की जाए तो ये भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये फीमेल का साइन है। कैलिक्स यहाँ पर आपको 3 to 5 आपको दिखाई देंगे, और कोरोला इसमें एब्सेंट होता है। एंड्रोसियम एब्सेंट है, क्योंकि अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट हुआ तब ये फ्लावर ही बाइसेक्सुअल हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोसियम तो मेल का साइन होता है, मेल यूनिट होता है। गाइनोशियम इसमें 3 कार्पल्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है गाइनोशियम 3, और ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि सिन कार्पस कंडीशन है, अब जो यहाँ पर कार्पल्स आपस में फ्यूज है। और इसके नीचे ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ओवरीज, ये बता रहा है कि ओवरी सुपीरियर है। अगर ऊपर होता तो इसको इंफीरियर ओवरी बोलते हैं, ठीक है। एक एक साइन का यहाँ पर मतलब है। फ्लोरल फॉर्मूले का फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देख लो ना फ्लोरल फॉर्मूला की रेसिनेस का, तो आप इससे बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। इससे आप पूरी लगभग पूरी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। एक आइडिया, बेसिक आइडिया लग जाता है फ्लोरल फॉर्मूले की हेल्प से। सिर्फ इतना सा फ्लावर, इतना सा फ्लोरल फॉर्मूला पूरे के पूरे फैमिली का एक बेसिक आइडिया दे देता है, इसलिए ये सब आपको पढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी। फैमिली यूफोरबिएसी के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू के बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन प्लांट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। लगभग इसमें से मोस्टली आपको 4 या 5 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में अलग से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी, तो आप इनमें से लगभग 4 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट्स के नेम वहाँ पर आपको लिखना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना, क्योंकि आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं अगर साइंटिफिक नेम आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4 प्लांट्स के नेम आप याद रखना, इनमें से जो भी आपको 7 में से जो भी अच्छे लगे, जो भी आपको इजीली याद हो जाए। सबसे पहले नंबर पे है हेविया ब्रेसिलेंसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको तो आप डेफिनेटली आप याद करके रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। बचपन में ऐसा होता था कि हमें पता चला था, एक बड़ी ही खतरनाक अफवाह उड़ी थी कि ये जो रबड़ होता है, अगर आप पेंसिल का छिलक प्लस दूध मिल्क आप आपस में मिला दो और छत पर जला करके धूप में रख दो, अब वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा रबड़ में। और ऐसा मैंने खुद किया था, 3rd या 4th क्लास में थे तब ऐसा किया था, जबकि देखा वो रबड़ में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जाकर पता चलता है कि एक प्लांट है हेविया ब्रेसिलेंसिस, जो कि फैमिली यूफोरबिएसी के अंदर है, और इससे लेटेक्स निकलता है, ठीक है। और वो जो मिल्क के जैसा जो लेटेक्स निकलता है, उसी का जो हम यूज़ करते हैं रबड़ बनाने में। तो वो रबड़ कैसे बनी थी, इस हेविया ब्रेसिलेंसिस प्लांट के लेटेक्स से, ठीक है। नंबर 2 आता है यूफोर्बिया हिर्टा, इसे हम दुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। हेविया ब्रेसिलेंसिस को हम रबर ट्री के नाम से भी जानते हैं, और ये जो यूफोर्बिया हिर्टा है इसे हम दुद्धि के नाम से जानते हैं। यूज्ड इन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की जो छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे कफ हो जाता है, खांसी वगैरह, तो वहाँ पर इसके लिए एक मेडिसिन बनाई जाती है यूफोर्बिया हिर्टा से, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से हम चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। नंबर 3 पर आता है फाइलेंथस न्यूराई।
इसे हम जार आंवला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्लांट इज ड्यूरेटिक एंड अगर जैसे पीलिया हो जाता है, कई बार आपने सुना होगा जॉइंटिस, पीलिया हो जाता है, ड्रोप्सी एंड यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन में भी इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन बनाई जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है फाइलेंथस न्यूरोराई का। नंबर 4 पर आता है फाइलेंथस इम्ब्लिका। दोस्तों ये इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आंवला सब जानते हैं। इससे हम इसका जो फ्रूट होता है आंवला का, उससे अचार बनाया जाता है, पिकल, मुरब्बा, बेस्ट, आंवला का मुरब्बा सबसे बेस्ट, और अदर मेडिसिनल यूजेस। इससे और भी कई सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, लेकिन आप मोस्टली याद रखेंगे पिकल, मुरब्बा सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये दो तो आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि कॉमनली ये यूज़ होता रहता है, जैसे हिविया ब्रेसिलेंसिस, फाइलेंथस इम्ब्लिका। नंबर 5 पर आता है पुत्रजीवा रोक्सबर्गाई। इस प्लांट की जो लीफ होती हैं वो एक फूडर के रूप में यूज़ की जाती है। और दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू रिलीजन्स के अंदर ये मान्यता होती है कि पुत्रजीवा रोक्सबर्गाई, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो फ्रूट आपको दिखाई दे रहे हैं उन फ्रूट की माला बना करके बच्चों को पहनाने से, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म के अंदर। और ये बहुत पुरानी प्रथा है, मतलब उस समय पर, जिस समय साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ना साइंस के बारे में इतना पता था, विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, तो उस समय कोई भी अगर कोई र्यूमर, अफवाह फैला देता था तो क्या होता था, मानना ही पड़ता था लोग। और आपको पता है माँ की ममता अपरंपार, वो अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे लंबी उम्र के लिए और अच्छी बुद्धि के लिए वो कुछ भी करती थी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता थी हिंदू धर्म की, पुत्रजीवा रोक्सबर्गाई के जो फ्रूट्स हैं उसकी माला पहना करके बच्चों को पहनाने से उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र लंबी होती है और बच्चा अच्छी बुद्धि का होता है। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसके बाद आता है नंबर 6। मोस्टली अभी के लिए लीव्स जो होती हैं वो फूडर के रूप में यूज़ होती हैं, करेक्ट, चारे के रूप में। नंबर 6 आता है रिसिनस कम्युनिस, कास्टर ऑयल प्लांट। रिसिनस कम्युनिस को हम कास्टर ऑयल प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है, दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखोगे मोस्टली इसमें मेडिसिनल प्लांट आपको ज़्यादा मिलेंगे, लगभग हर प्लांट मेडिसिनल है इसमें। ठीक है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट जेट्रोफा, इसे ऑर्नामेंटल पर्पस से उगाया जाता है, सजावटी पौधे के रूप में। तो आप इनमें से जेट्रोफा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है पुत्रजीवा रोक्सबर्गाई, ये भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। रिसिनस कम्युनिस तो आपको याद रहेगा, हेविया ब्रेसिलेंसिस, लगभग 5-6 ऐसे हैं जो बड़े ही नॉर्मल हैं, जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।